हेलो बच्चों, उत्थान क्लासेस के रावली में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रहलाद सिंह। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी क्लास एक विशेष टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद संभवतः किसी भी स्टूडेंट की कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जिन बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ा मेरे माध्यम से तो उन्हें किसी भी प्रश्न की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक मुद्रा है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। मुद्रा की परिभाषा के बारे में, मुद्रा किसे कहते हैं, तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु होती है जो सरकार के द्वारा अधिकृत होती है और जिसमें विनिमय का माध्यम होता है और वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की शक्ति पाई जाती है ना। तो आप सब लोग पेन कॉपी निकाल चुके होंगे और आप देखेंगे उस चीज़ को। तो देखिए, मुद्रा की परिभाषा आप देखिए तो क्या बताया मैंने आपके लिए। बताइए कि मुद्रा वह वस्तु होती है जो विनिमय का माध्यम होती है, साथ ही साथ जिसमें क्या साधन होता है बताओ? वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की क्या पाई जाती है? शक्ति पाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये पता चला कि मुद्रा कहते किसे हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं तो विशेषताओं के बारे में आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, चलिए अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप समझिए मुद्रा की पहली विशेषता क्या है। मुद्रा की पहली विशेषता है कि सरकार के द्वारा अधिकृत होती है। सरकार के द्वारा अधिकृत होने का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा अधिकृत होने का मतलब होता है कि जिस मुद्रा को जिस रूप में सरकार अधिकृत कर देती है, कहते हैं ना, मैं जो 10 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो, तो उसके लिए कहते हैं उसके लिए वचन देने का अधिकार रखती है। इसका मतलब सरकार ने उसे क्या कर दिया है? अधिकृत कर दिया है। और जो अधिकृत मुद्रा होती है वो सर्व स्वीकार्यता का उसमें गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसे देखेंगे कि सर्व स्वीकार्यता का गुण होता है और इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है वो आप एक बार देख लेंगे। देखो, मुद्रा जो होती है उसमें सरकार के द्वारा अधिकृत होती है, सर्व स्वीकार्यता का गुण पाया जाता है क्योंकि सरकार ने उसे अधिकृत किया है, तो जैसी बात है उसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। जब आप बाजार में जाते हो तो बाजार में जाकर के आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु को खरीदने के लिए आप बदले में क्या देते हो बताओ? रुपया देते हैं। और आप देखिए चाहे कितनी भी महंगी वस्तु क्यों ना हो, कागज के एक टुकड़े से आप उसे खरीद लेते हो और वो उसे बड़ी सहजता से स्वीकार भी कर लेता है। कारण क्या होता है? क्योंकि जिस मुद्रा को आप एक्सचेंज कर रहे हो वो मुद्रा सरकार के द्वारा अधिकृत है। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट और क्या है इसमें? आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की क्या पाई जाती है? शक्ति पाई जाती है। इसका मतलब जब आप बाजार से कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो आप रुपया देकर के उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तीसरा, ये विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का माध्यम कैसे होता है? कि एक्सचेंज, विनिमय कहते हैं लेना देना, यानी कि आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि आप बाजार से कोई भी वस्तु लेते हो तो बदले में तो कुछ देना पड़ेगा ना, कोई फ्री में क्यों देगा। इसका मतलब जब आपने कोई टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, पेंट खरीदा, टी शर्ट खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदते हैं आप, उसके लिए आपको क्या करना होता है बताओ? उसके बदले में उसका भुगतान करना पड़ता है, यानी कि लेना देना, एक्सचेंज करना। तो आपने वस्तु के बदले में क्या दिया? मुद्रा दी। मुद्रा मतलब रुपया दिया। और ये जब आपने ऐसा किया तो ये क्या है? विनिमय का एक माध्यम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो, तो आपने इस बात को समझा कि मुद्रा की विशेषताएं क्या होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं कि भारत में मुद्रा का प्रचलन एवं इतिहास के बारे में समझेंगे। भारत में मुद्रा का प्रचलन एवं इतिहास क्या है तो इसके बारे में समझिए। आप सब लोग जानते हैं भारत में मुद्रा का मात्रक क्या है बताओ? अगर आपसे कोई पूछता है पहला प्रश्न कि भारत में मुद्रा का मात्रक क्या है तो मुद्रा का मात्रक कौन होगा बताओ? मुद्रा का मात्रक रुपए को माना गया है। किसको माना गया है बच्चों बताओ? रुपए को माना गया है, क्योंकि जो कुछ भी आप काम करते हो किस में करते हो? रुपए में करते हो। नोट एवं सिक्कों के रूप में भारतीय मुद्रा प्रचलन में होती है। अब बताओ रुपया किस में प्रचलन है? या तो आपके पास कॉइन होगा या फिर आपके जेब में नोट होंगे, है ना। 500 का रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये और 1000 रुपये का नोट क्या बोलते हैं?
2000 रुपए का नोट जो है उसे सरकार धीरे धीरे प्रचलन से क्या कर चुकी है, बाहर कर चुकी है। ओके, चलो। मुद्रा व्यवस्था को नियंत्रण करने वाली शीर्ष संस्था के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे, बताओ बच्चों। मुद्रा व्यवस्था के बारे में शीर्ष संस्था कौन है, आरबीआई। आरबीआई हमारी क्या करती है, मुद्रा जो है उस व्यवस्था को नियंत्रण करने वाली शीर्ष अथॉरिटी होती है। क्लियर हो गया। भारत में सर्वप्रथम रुपए का प्रचलन किसने किया, याद कीजिए, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। चांदी के सिक्कों पर रुपए को अंकित किया गया था। इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम रुपया जो होता है उसे प्रचलन में लाने का श्रेय किसको जाता है, शेरशाह सूरी को जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन वहीं अगर आपसे बात की जाए कि भारत में कागजी रुपए का प्रचलन कब किया गया, 1893 ईस्वी में किया गया। 1893 ईस्वी में हर्षल मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया, बताओ, कागजी मुद्रा को प्रचलन में लाया गया। तो ये पॉइंट भी आप नोट जरूर करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो नोट मैं बनाता जा रहा हूँ वो आप साथ ही साथ मेरे साथ नोट बनाते चलेंगे कि भाई बना रहे कि नहीं बना रहे, तो वो से जरूर करेंगे, जरूर बना रहे हैं, है ना, पक्का। चलो, तो मैंने क्या बताया आपके लिए, बताओ कि जो भारत में कागजी रुपया है उसका प्रचलन कब से शुरू हुआ, बताओ। उसका प्रचलन शुरू हुआ किससे, 1893 ईस्वी से। और इसके लिए समिति जो गठित की गई थी, जिसने सिफारिश दी थी, उस समिति का नाम क्या है, उस समिति का नाम है हर्षल मेहता समिति। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई को कितने रुपए से लेकर के कितने तक का करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि भारत में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई को 1935 से 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का नोट जारी करने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। तो बताएं कितने से कितने तक अधिकार प्राप्त है, बताओ। ये रहा, 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का नोट जारी करने का क्या है, अधिकार प्राप्त होता है। और रुपया जो होता है, जरा देखिए अपने पॉकेट से निकाल करके, क्लास लेने के बाद आप देखेंगे कि रुपया जो होता है उस रुपये पर उसका जो मूल्य होता है, उस मूल्य पर उसका जो मूल्य है वो कितनी भाषाओं में अंकित होता है, 17 भाषाओं में अंकित होता है, जिसमें से 15 उसमें लिखित होती हैं। आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो 15 तो वो हैं, एक हिंदी हो गई और एक इंग्लिश हो गई। इस प्रकार से 15 और 2 कितनी हो गई, 17। तो टोटल भाषाएं कितनी होती हैं, 17 भाषाओं में उसका मूल्य अंकित होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में क्लियर। आप जानते हैं कि 1950 में क्या किया था, भारत सरकार ने जो है 2 चीज़ों को लागू किया, 1950 और 1957 में। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। 1950 में अन्ना श्रृंखला के सिक्के जारी किए गए। अन्ना श्रृंखला के सिक्के जारी करने का मतलब क्या होता है कि जब हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था, तो उस समय क्या किया गया था, बताओ। उस समय उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे तो उनमें ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसके सम्राट की क्या होती थी, बताओ। उसके सम्राट की जो है प्रतिलिपि, यानी कि उसका चिन्ह होता था, ब्रिटिश सम्राट छपा होता था। दूसरी तरफ क्या होता था, बाघ, ठीक है ना। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो देश स्वतंत्र होने के बाद हमने इस प्रचलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और हमने क्या किया, अन्ना श्रृंखला के सिक्के जारी करना शुरू किया। और इसमें हमने बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमने अशोक चिन्ह को लेकर के आए और दूसरी तरफ मक्के की बाली को लेकर के आए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा आ गया, बताओ। यहाँ पर हो गया अशोक चिन्ह और यहाँ पर कौन हो गया, मक्के की बाली। इससे पहले अगर देखेंगे तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, बताओ। ब्रिटिश सम्राट का फोटो होता था और किसका, बाघ का फोटो होता था। ध्यान रखेंगे, इस चीज को भूलेंगे नहीं, ओके। 1957 में क्या हुआ था, दशमलव प्रणाली को लागू किया गया। यानी कि 1957 में क्या काम किया गया था, दशमलव प्रणाली को लागू किया गया था। और दशमलव प्रणाली के अंतर्गत आप जानते हैं कि रुपए को 100 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को नया पैसा कहा गया। और आप इस बात को भी नोट करेंगे कि नया पैसा जो था उसमें से नया शब्द को हटाया, रिमूव किया गया 1964 में। इससे पहले फिर पूछा जाएगा तो इससे पहले क्या होता था, पहले रुपए को 16 आना, कितना, 16 आना। तो 16 आना में व्यक्त किया जाता है, जिसे कहते थे खोटा सिक्का, है ना। आना होता है ना, 4 आना, 8 आना, ठीक है ना, 12 आना और कितना, 16 आना। तो 16 भागों में व्यक्त किया जाता था। तो आप इस बात को भी नोट करेंगे क्लियर से। तो कितने पॉइंट हो गए बताओ। पहला पॉइंट क्या हो गया बताओ,
पहला पॉइंट है आपका कि 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली को लागू किया गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, कितने भागों में, 100 भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग को क्या कहा गया बताओ, नया पैसा कहा गया। और नए पैसे को 1964 में नया शब्द को हटा दिया गया। इससे पहले की व्यवस्था जो होती थी, रुपए को कितने भागों में बांटा गया, 16 भागों में बांटा गया, जिसमें से प्रत्येक में जो आना होता था क्या कहते थे, आना कहते थे। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं बताओ, कहते हैं खोटा सिक्का, मैं तुझे एक खोटा सिक्का भी नहीं दूंगा, तो वो खोटा सिक्का माना जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि जो आपका रुपया है, तो 1 रुपए का जो नोट होता है उसे सर्वप्रथम कब छापा गया, 1949 में। तो 1 रुपए के नोट को सर्वप्रथम कब छापा गया, 1949 में छापा गया। और आप जानते हैं, एक पॉइंट आप और नोट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1987 में गांधी श्रृंखला की बात करते हैं, तो 1996 में गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए थे। लेकिन उससे पहले 1987 में आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे, महात्मा गांधी का फोटो 500 रुपए के नोट पर छापा गया। और 1996 में फिर गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए गए। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे। पहला, 1987 में अगर आपसे पूछा जाएगा नोट पर महात्मा गांधी का फोटो सबसे पहले कब आया बताओ, 500 के नोट पर आया। कब आया, 1987 में आया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? गांधी श्रृंखला के नोट कब से जारी करना शुरू किया बताओ, 1996 से शुरू किया। और नेक्स्ट पॉइंट आप बता देंगे, 2010 में भारत सरकार के द्वारा रुपए के प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। रुपए का प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है बताओ, जो आज आप देखते हैं, देख रहे हैं रुपए का प्रतीक चिन्ह में बार बार यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, रुपए का प्रतीक चिन्ह है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को अपनाने वाला भारत विश्व का कौन सा है, 5वां देश माना जाता है। इसका मतलब भारत से पहले 5 ऐसे देश रहे, 5 ऐसी मुद्राएं रही हैं जिनके प्रतीक चिन्ह को एडॉप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, प्रचलन में लाया गया है। और अगर उन 5 को देखा जाए तो ध्यान में रखना, पहला कौन सा हो गया बताओ, यूएसए। दूसरा कौन सा हो गया, ब्रिटेन। और तीसरा कौन सा हो गया, यूरो जोन की यूरो मुद्रा। और चौथा कौन है बताओ, वो है आपका जापान। और 5वें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो 5वें नंबर पर कौन हो जाएगा बताओ, भारत। और भारत के द्वारा किसको बोलिए, रुपए को प्रतीक चिन्ह के रूप में एडॉप्ट किया गया है। क्लियर है? याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये जरूर बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप बहुत गौर से समझेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस के अंतर्गत आपका कोई भी एग्जाम होता है, वनडे टेस्ट में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी की गई, तो आप तुरंत बताएंगे कितनी बार की गई है बताओ, 3 बार की गई है। पहली बार कब किया गया, 1946 में। दूसरी बार कब किया गया, 1978 में। और तीसरी बार नोटबंदी की गई 2016 में। और 2016 में जब नोटबंदी की गई तो आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसने मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं ली है उनके लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। 2016 के अंतर्गत 500 रुपये और कितना बताओ, 1000 रुपये। 500 और 1000 रुपये का जो नोट था उसे प्रचलन से क्या कर दिया गया बताओ, बाहर कर दिया गया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका बाजार में यानी कि अर्थव्यवस्था में इसकी कितनी भूमिका थी, इसका मतलब इन दोनों नोटों के बाजार से बाहर होने पर लगभग 87% मुद्रा क्या थी बताओ, प्रचलन से बाहर हो गई। प्रचलन से बाहर हो गई। कितने परसेंट बताओ, 87%। इसका मतलब ये हो गया सबसे ज्यादा प्रचलन में जो था वो 500 का और 1000 का नोट था। और आपने ऑफलाइन बैचेस में मैंने पढ़ाया है और संभवतः आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना बता देता हूं कि आप जानते हैं कि नोटबंदी के समय में जब 8 नवंबर को जब किया गया 2016 में, तो आप जानते हैं कि उसमें दोनों नोटों को बंद कर दिया, नए करेंसी नोट जारी किए गए। और नए करेंसी नोट जब जारी किए गए थे तो उसमें 9 नवंबर 2016 को 2000 रुपये का नोट जारी किया गया। तो ध्यान रखना, 2000 रुपये का नोट कब जारी किया गया, तो बता देंगे आप कि 2000 रुपये का जो नोट था वो नोट जारी किया गया 9 नवंबर 2016। और फिर से नए नोटों की करेंसी जारी की गई। और आपसे एक पॉइंट बहुत अच्छा पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे
कि नोट पर कौन सी चीज का जो है अंकित चित्र किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। तो इनको सबको अच्छे से नोट कर लेना। 10 रुपए का जो नोट है आपका, उस 10 रुपए के नोट को आप यहाँ पर देखते चलेंगे। 10 रुपए के नोट पर जिसका चित्र अंकित किया गया है वो कौन सा है बताओ? पौड़ार का सूर्य मंदिर है। और 20 रुपए पर क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। और 50 रुपए पर क्या है? हम्पी का रथ है। 100 रुपए पर रानी की बाग। और 200 रुपए पर किसका अंकित चित्र अंकित है बताओ? सांची का स्तूप। और 500 रुपए के नोट पर क्या है बताओ? लाल किला। और 2000 के नोट पर क्या है? मंगलयान। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे कौन सी नोट पर किसका चित्र अंकित है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के जितने भी सिक्के होते हैं उन्हें कौन जारी करता है बताओ? भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिए, अगर ऑप्शन में आता है वित्त मंत्रालय तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में वित्त मंत्रालय में आकर के भारत सरकार ऑप्शन में आ जाता है, तो आप भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है क्या? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय मतलब भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करते हैं? वित्त सचिव करते हैं। कौन करते हैं बच्चों बताओ? वित्त सचिव के द्वारा इस पर क्या किया जाता है? हस्ताक्षर किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलिए, तो वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की देखी जाए तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का मतलब, अब आप इस बात में सोचिए कि 1 रुपए का नोट और सिक्के, तो रुपए जो होते हैं और सिक्के होते हैं दोनों में अंतर होता है। रुपए की छपाई की जाती है और सिक्कों की ढलाई की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? रुपए को छापने के लिए उसे कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस, और जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं मिंट्स, टकसाल के जहां धातु को पिघला करके उसे ढाला जाता है। तो आपसे प्रश्न अगला यही आता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कितने प्रकार की है और नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस कौन सी होती है और कहाँ पर स्थापित है? और इसके अलावा भी कोई प्रिंटिंग प्रेस होती है? बिल्कुल कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस होती है। तो पहले आप यहाँ पर समझेंगे, प्रिंटिंग प्रेस 2 प्रकार की होती है। पहला नोट प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। दूसरा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर प्रतिभूतियों की छपाई की जाती है। जहाँ नोट छपते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलो, नोट प्रिंटिंग प्रेस। और जहाँ पर प्रतिभूति की छपाई होती है उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस या प्रतिभूति छापाखाना। नोट छापाखाना और प्रतिभूति छापाखाना दोनों को एक अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें नोट प्रिंटिंग प्रेस की तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर बताया, नोट्स बनाएंगे बढ़िया सा। देखो मैंने कैसे लिखा है आपके लिए, पूरी मेहनत की आपसे, हाथ से बना करके मैंने प्रिंटेड नहीं किया है। ओके, तो देखो प्रिंटिंग प्रेस जो है अगर आप देखते हैं तो एक होती है कौन सी? प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस, और दूसरी कौन सी होती है? नोट प्रिंटिंग प्रेस होती है। अगर हम नोट प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो भारत में नोटों की छपाई के लिए क्या प्रमुख प्रेस होती है। अगर हम बात करें प्रतिभूति की तो आपके माइंड में आ सकता है कि प्रतिभूति किसे कहते हैं? प्रतिभूति का मतलब होता है, जरा सोचो, कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि नोटों की छपाई होती है तो नोट छापाखाने में हो जाती है? लेकिन जरा सोचो, बैंकों में प्रचलन में जो लाया जाता है, बताओ, बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, इनकी भी तो छपाई होती होगी। बताओ ये कहाँ छपते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपकी डाक टिकट आपने देखा हो, जो आप कोई भी चीज़ स्पीड पोस्ट वगैरह जहाँ भी कोई भी करते हैं तो डाक टिकट लगाई जाती है। वो डाक टिकट कहाँ प्रिंट होकर के आती है ना? स्टाम्प पेपर, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, ये कहाँ छपते हैं? कंपनियों के शेयर, जो शेयर बॉन्ड होते हैं, इनकी छपाई कहाँ होती है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस बात को देखें तो बैंक चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है ना? और क्या हो गया बताओ? डाक टिकट, ठीक है ना? जुडिशियल, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है ना? इस सब की छपाई कहाँ होती है? और जहां पर इनकी छपाई होती है उसे कहा जाता है प्रतिभूति छापाखाना या प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो पहले हम पढ़ते हैं ये कहाँ पर है, इनके केंद्र कहाँ पर है, इनके बारे में जानते हैं। पहले हम नोट प्रिंटिंग प्रेस के बारे में समझते हैं, नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। तो देखिए, नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस है भारत में, उसकी तरलता की प्रतिपूर्ति के लिए इसके 4 प्रमुख केंद्र हैं। एक कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। दूसरा कहाँ है? देवास, मध्य प्रदेश में। तीसरा मैसूर,
ठीक है ना, कहाँ, कर्नाटक में। और जो चौथा है उसको बताएंगे साल्वोनी, ये कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। इस प्रकार 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं जिनको आप नोट करेंगे। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लिख लेंगे। तो कौन कौन से हैं आप बताइए। मैंने बताया आपके लिए नोट प्रिंटिंग प्रेस में आपके लिए 4 बता दिए, चारों को नोट कर लो। पहला कौन सा हो गया बताओ, नासिक महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा हो गया बताओ, देवास एमपी। तीसरा कौन सा है छपाई प्रिंटिंग प्रेस, मैसूर कर्नाटक। चौथा कौन सा हो गया बताओ, साल्वोनी पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा आप 2 बातों को और याद रखेंगे। नोट छापने हेतु स्याही का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, वो ध्यान रखेंगे। कहाँ होता है बताओ, देवास में। कहाँ होता है बच्चों बताओ, देवास में होता है। ये कहाँ है बताओ, मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया? और सिक्योरिटी पेपर मिल जैसे प्रतिभूति जो छपाई होती है, डाक टिकट का पेपर या स्टाम्प पेपर का पेपर या बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट का जो पेपर होता है, कागज होता है, उसका उत्पादन कहाँ से होता है बताओ, होशंगाबाद। ये होशंगाबाद कहाँ पर है बताओ बच्चों, ये होशंगाबाद है आपका मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत अच्छा। तो ये आपने समझा कौन सा बताओ, नोट प्रिंटिंग प्रेस। अब हम समझते हैं प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस। तो जैसा कि मैंने समझा दिया था आपके लिए, प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत प्रतिभूति का संबंध किससे होता है, प्रतिभूति का संबंध होता है जैसे बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, न्यायिक और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, आपके क्या है बताओ, डाक टिकट, शेयर, बॉन्ड इत्यादि। इन सब की छपाई जहाँ होती है उसे हम कहते हैं प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। और प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस के 2 केंद्र हैं, एक उत्तर भारत में इन सब की प्रतिभूति के लिए नासिक महाराष्ट्र में, जहाँ याद करना जहाँ नोट प्रिंटिंग प्रेस भी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए नासिक महाराष्ट्र में नोट प्रिंटिंग प्रेस भी है और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी है, जहाँ पर इन सब चीज़ की छपाई होती है। और संपूर्ण उत्तर भारत में इन सारी चीज़, बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, न्यायिक और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, शेयर, बॉन्ड, इन सब की प्रतिभूति कहाँ से होती है, नासिक महाराष्ट्र से होती है। और साउथ इंडिया के लिए इसका केंद्र, इसका छपाई का केंद्र कौन सा है, वो छपाई का केंद्र है आपका हैदराबाद। पहले ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, वर्तमान में ये तेलंगाना के अंतर्गत है और उसकी ये राजधानी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इस चीज को देख लेंगे। तो प्रतिभूति छापाखाना जो है, प्रतिभूति छापे खाने की बात करेंगे, नाम याद रखना, प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटिंग मतलब छापना, तो प्रिंटिंग प्रेस मतलब छापाखाना। तो ये कहाँ पर है बताएंगे, ये प्रतिभूति छापाखाना जो है, एक तो हो गया आपका कहाँ पर बताओ, नासिक महाराष्ट्र, और दूसरा कहाँ हो गया बताओ, हैदराबाद तेलंगाना में। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है, नासिक महाराष्ट्र में किसके लिए, उत्तर भारत के लिए प्रतिभूति करता है ये, और ये किसके लिए, दक्षिण भारत के लिए प्रतिभूति सुनिश्चित करता है। क्लियर हो गया? तो अब तक आपने क्या समझा बताओ, बेसिक जानकारी है, पक्का सॉलिड प्रश्न आता है, और जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सारे फैक्ट आप रिवीजन करके जाएंगे, और जिसकी बच्चे की समझ में आए वो नोट भी कर सकता है, अगर ना भी समझ में आए तो दोबारा से पॉज करके रिपीट करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? जब आप 1-2 बार समझेंगे तो जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ये तो प्रिंटिंग प्रेस हो गई जहाँ पर प्रतिभूति और आपके नोट छापे जाते हैं, लेकिन जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों को कहाँ डाला जाता है, उन्हें डाला जाता है टकसाल में, है ना, टकसाल केंद्र, मिंट सेंटर बोला जाता है। और भारत में टकसाल के प्रमुख केंद्र कितने, 4। पहला कोलकाता, कोलकाता टकसाल का प्रमुख केंद्र है, तो टकसाल का प्रमुख केंद्र जिसकी स्थापना कब हुई, 1757 में हुई। दूसरा हैदराबाद, जिसकी स्थापना कब हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1803 में हुई। और तीसरा जो है वो कौन सा है, मुंबई महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना कब हुई बताओ, जिसकी स्थापना 1829 ईस्वी में की गई। और सबसे नवीनतम जो है वो है नोएडा, और नोएडा कहाँ पड़ता है बताओ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना जो हुई 1988 में हुई। तो आप ये पॉइंट भी आप नोट करना बिल्कुल ना भूलें, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितने हैं बताओ, 4 हैं आपके, और चारों को आप नोट करेंगे। टकसाल के प्रमुख केंद्र कितने हो गए, 4 हो गए, उन चारों को आप नोट करेंगे। पहला कौन सा है बताओ, कोलकाता, दूसरा कौन सा है, हैदराबाद, तीसरा कहाँ है, मुंबई, और चौथा नोएडा। इनकी जो स्थापना हुई 57 में हुई, 1757, 1803 में और 1829 में, और किसमें, 1988 में। आप देखते हैं कोलकाता कहाँ है बताओ, पश्चिमी बंगाल में। कौन से राज्य में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में। और हैदराबाद कहाँ पर है, वर्तमान के तेलंगाना में।
वर्तमान तेलंगाना में। मुंबई कहाँ हो गया बताओ? महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। और आपका कौन हो गया बताओ? नोएडा। नोएडा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये मेरा मुद्रा से संबंधित मेरी पहली क्लास आपके लिए मैंने दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे फैक्ट बहुत अच्छे से समझे होंगे। पहली बात। दूसरी बात, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो मेरी वीडियो को रिपीट करो, पॉज करके वापस करो, दोबारा से सुनो। एक दो बार अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आज की हमारी जो क्लास है मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्लास है उसे आपको दो बातों को ध्यान रखना है। पहले जब भी मेरी क्लास हो तो नोट पेन लेकर के बैठो और सारी चीज़ को नोट करते चलो, समझते चलो, समझ में आए पॉज करके रिपीट करो, दोबारा से सुनो। और इस प्रकार की क्लास आगे भी आएगी। अभी ये मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, इस पर मैं अपना दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा बहुत जल्दी ही। और उस वीडियो में आपको संपूर्ण मुद्रा से संबंधित जानकारी ऐसी ही मिल जाएगी। ये वो जानकारी है जो वनडे टेस्ट के कोई भी एग्जाम हुआ उस हर एग्जाम में आपको काम आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट भाग रह गया है, जो कुछ शेष बचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना और भी देना चाहता हूँ। वो सूचना ये है कि मैं इस क्लास के साथ साथ आपके लिए टॉप एमसीक्यूज भी दूंगा। टॉप एमसीक्यूज का मतलब होगा वो हर क्षेत्र से होंगे, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और टॉप क्वेश्चंस देंगे जिससे के माध्यम से आपका जो भी एग्जाम आप वनडे टेस्ट देंगे, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसका हो, यूपी पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, आप उस प्रश्न को करने के बाद में सारे प्रश्न आपसे सॉल्व होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगली वीडियो हम फिर मुलाकात करेंगे। सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।